नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य की इस कक्षा में लोक और लोक साहित्य की अवधारणा को समझने का प्रयत्न करेंगे। इस व्याख्यान में हम लोक का अर्थ, लोक साहित्य की अवधारणा, लोक साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और लोक साहित्य के जो वर्गीकरण किया गया, लोक कथाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लोक का अभिप्राय क्या है। लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रभाव में जीवित रहता है। लोक साहित्य को समझने के लिए लोक की ये जो परिभाषा है, जो सत्येंद्र जी के द्वारा दी गई है, उसमें जो भाव उभर कर आता है कि जो लोक है वह समाज का वह मनुष्य वर्ग होता है जो अभिजात्यता से, शास्त्रीयता से और पांडित्य की चेतना और अहंकार से शून्य होता है। अहंकार कौन सा? अपने ज्ञान का, अपनी अभिजात्यता का और शास्त्रीयता का जो अहंकार है उससे वह शून्य होता है और जो पहले से चली आ रही परंपरा है उसके ही प्रभाव में वह अपना आगे का जीवन व्यतीत करता है। वह परंपरा से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वह लोक के अंतर्गत आता है। दो बातें यहाँ पर सत्येंद्र जी ने जो मुख्य कही हैं वह है कि उसमें एक तो पांडित्य अथवा उसका अहंकार नहीं होता और दूसरा उन्होंने कहा है कि वह परंपरा के प्रभाव में जीवित रहता है, परंपरा के प्रभाव को वह अपने जीवन में लाता है। लोक का जो साहित्य है वह लोक साहित्य के नाम से अभिहित किया जाता है। इसी अहंकार शून्य, अभिजात्य संस्कार से की अहंकार से विहीन, पांडित्य के अहंकार और शास्त्रीयता के अहंकार से विहीन जो वर्ग है उसका जो साहित्य है वह लोक साहित्य कहलाता है। और लोक साहित्य का अभिप्राय अगर हम पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो अभिप्राय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोक करता है। और सत्येंद्र जी ने लोक की जो परिभाषा दी है वह अधिकांश रूप से लोक की समस्त विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। लोक साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, इसलिए उसमें जन जीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ इस लोक साहित्य में समाहित रहता है। अब बात हम करते हैं उस लोक साहित्य के अंतर्गत ही उसका एक प्रकार है लोक कथा या लोक वार्ता। लोक कथा या लोक वार्ता जिसे हम फोल्कलोर भी कहते हैं, किसी मानव समूह की उस साजी अभिव्यक्ति को कहते हैं जो कथाओं, कहावतों, चुटकुलों आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। एक ही कथा विभिन्न संदर्भों और अंचलों में बदलकर अनेक रूप धारण करती है। लोक गीतों की भांति लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ लोक कथा जिसे कहा गया है, सबसे पहले इसमें जो बात आई है कि वो मानव समूह की साजी अभिव्यक्ति, यानी ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि अनेक मानव समूह में अनेक मानवों के द्वारा इसकी निर्मित होती है। और ये जो लोक कथा है किस किस रूप में कथा, कहावत और इन रूपों में चुटकुलों आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। एक विशेषता और जो उभर कर आती है लोक कथा की वह यह है कि जो लोक कथा है एक ही लोक कथा है, लेकिन जब इसके अंचल बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, संदर्भ बदल जाते हैं, तो ये अनेक रूपों में भी हमें एक ही कथा अनेक अनेक रूपों में भी अनेक अनेक प्रांतों में, अनेक अनेक अंचलों में, संदर्भों में हमें प्राप्त होती है। और लोक गीत की बात यदि लोक कथाएं भी मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त होती है। जैसे लोक गीत लोक के बीच में गाए जाने से उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन और परिवर्धन होते रहते हैं, उसी प्रकार से इन लोक कथाओं का रूप है ये मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में हमें प्राप्त होती है। लोक कथाएं किसी समाज या सभ्यता से संबंधित होती हैं और जो मनुष्य के जीवन के अनुभवों और घटनाओं के आधार पर निर्मित हैं। ये मौखिक तौर पर उस समाज या सभ्यता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहने की प्रक्रिया द्वारा पहुंचाई जाती हैं, इसीलिए इसे परंपरागत वसीयत कहा गया है। ये कथाएं किसी समाज, जाति, संप्रदाय और सभ्यता के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की या किसी सामान्य व्यक्ति की भी हो सकती हैं। ये उस समय की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी बतलाती हैं। लोक कथाओं के संबंध में ये जो बातें हमने पढ़ी, जो बातें हमने सुनी, उसके अनुसार
जो इसकी रूप उभर कर आता है ये तो परंपरागत रूप से होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं मौखिक रूप से, और ये किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के संदर्भ में भी हो सकती है और सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में भी। लोक कथाओं के माध्यम से हम उस समय की तत्कालीन परिस्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि इन लोक कथाओं का उद्देश्य क्या है, इसकी रचना क्यों की जाती है। इन लोक कथाओं का मुख्य उद्देश्य सभ्यता और समाज के ज्ञान, समाज, नैतिक मूल्य और जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना है। तो अगर हम देखें किसी सभ्यता या समाज का जो ज्ञान है वह आगे कैसे बढ़े, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए इन लोक कथाओं का सहारा लिया जाता है। हर देश में अलग अलग तरह की लोक कथाएं मौजूद हैं जिसके माध्यम से ज्ञान और समझ को आगे बढ़ाया जाता है। चूंकि हर देश का भौगोलिक वातावरण, बौद्धिक विकास, रीति रिवाज, परंपराएं अलग अलग होती हैं, अतः यह कथाएं परिस्थितियों अनुरूप अलग अलग होती हैं। उदाहरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों की परिस्थितियां, उनकी मुश्किलें, त्योहार, रीति रिवाज, खान पान और पहनावे पर आधारित लोक कथाओं का निर्माण हुआ। और कई बार एक ही तरह की कथाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से भी प्रचलित होती हैं। क्षेत्रों, प्रदेश और देशों की यात्रा करने वाले यात्री ये कथाएं सुनकर, समझकर अपने साथ ले आते हैं और अपने समाज में पहुंचकर अपने समाज के अनुरूप उस कथा का निर्माण करते हैं, उसमें परिवर्तन और परिवर्धन करते हैं। अब बात आती है लोक कथाओं का इतिहास। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो लोक कथाओं की ये जो परंपरा है ये अत्यंत प्राचीन है। सर्वप्रथम वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में इन कथाओं के जो बीज हैं वो उपलब्ध होते हैं। वैदिक संहिताओं के बाद आख्यान और इतिहास पुराण की परंपरा का विस्तार लगभग 1000 ईसा पूर्व तक ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी हमें अनेक कथाएं उपलब्ध होती है। शतपथ ब्राह्मण में पुरूरवा और उर्वशी की जो कथा है वह नितांत प्रसिद्ध है। इसी कथा से प्रभावित होकर कालिदास ने विक्रमोर्वशी नाटक की रचना की थी। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों में भी अनेक कथाएं उल्लेखित हैं। नचिकेता के प्रसिद्ध कहानी कंठोपनिषद का प्रधान विषय है। वैदिक साहित्य के समानांतर आख्यान या प्राचीन कथाओं का जो लोकप्रिय साहित्य विकसित हो रहा था, उसी प्रभाव और प्रेरणा से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की रचनाएं ईसा से पहले की कुछ सदियों में होने लगी। महाभारत के पश्चात लोक कथाओं का सबसे प्राचीन तथा विशाल संग्रह गुणाढ्य की व्रत कथा को माना जाता है। कहानियों का यह विराट संकलन गुणाढ्य ने पैशाची प्राकृत में लगभग पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखा, जो बाद में प्राय लुप्त हो गया। आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का सबसे प्राचीन और मौलिक कथा ग्रंथ है। कथा की ये जो परंपरा है, लोक कथाओं की ये परंपरा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक युग से प्रारंभ होकर और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ होते हुए यह इस रूप में आज तक हमें प्राप्त होती हैं। तो इसका जो इतिहास है वह बहुत प्राचीन काल तक जाता है। अगर हम लोक कथाओं का वर्गीकरण करें, जो लोक कथाएं हमें आज समाज में या प्राप्त होती है, अगर हम उन्हें वर्ण्य विषय की दृष्टि से वर्गीकृत करने की कोशिश करें तो समाज में हमें अनेक प्रकार की ये जो कथाएं हैं ये प्राप्त होती है। संक्षेप रूप में हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। नीति कथा, जिसमें नीति की बात की गई है, नैतिकता की बात कही गई है, वह हम देख सकते हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कथा है वह नीति कथा के अंतर्गत आती है। व्रत कथा, समाज में जो अनेक प्रकार के व्रत त्योहार है उनसे संबंधित जो कथाएं व्रत कथाओं के अंतर्गत, सत्यनारायण की कथा, अनंत चतुर्दशी की कथा, करवा चौथ की कथा इत्यादि ये व्रत कथाओं के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से प्रेम कथा, मनोरंजक कथा ये भी समाज में प्रचलित है। दंत कथा, चिरकाल से जो चली आ रही कथा को दंत कथा कहा जाता है। इसमें इतिहास व कल्पना का एक सम्मिश्रण पाया जाता है।
विक्रमादित्य की कथाएं, आला उदल की कथाएं, ये दंत कथाओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ऐसी अनेक कथाएं भारतीय समाज में प्रचलित है। पौराणिक कथाएं, पौराणिक जो पुराणों के अंतर्गत जो कथाएं निहित है, गोपीचंद भर्तरी, सरवण, नल दमयंती, ये जो पुराणों से संबंधित कथाएं हैं, ये भी समाज में मौखिक रूप से आज भी प्रचलित हैं। कुल मिलाकर जो लोक में साहित्य का एक रूप है लोक कथाएं, उसका इतिहास बहुत अधिक प्राचीन काल यानी वैदिक संस्कृति तक उसका रूप जाता है और वर्तमान तक भी उन लोक कथाओं का रूप हमें प्राप्त होता है। उस समय की लोक कथाओं से विकसित होते होते उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन कुछ कथाएं जैसे कि दंत कथाएं, व्रत कथाएं, नीति कथाएं, ये उस रूप में अभी तक भी मिल रही हैं। प्रेम कथाओं में कई तरीके से परिवर्तन होता रहा है और परिवर्तन भी होता रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने लोक और लोक साहित्य, लोक कथाओं के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम और इस लोक साहित्य को लेकर ही बात करेंगे। धन्यवाद।